नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, धातु के गुण धर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो फिर से वही जो निमी पैटर्न की पीडीएफ है उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जितनी भी क्लासेज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सारी की सारी निमी पैटर्न के हिसाब से करेंगे, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होना है वो निमी पैटर्न के हिसाब से ही होना है। और कल को जो मैटर है वो हर प्रत्येक चीज़ का जो सही माना जाएगा वो निमी पैटर्न पे जो बेस्ड जो ये पीडीएफ है इसी से ही माना जाएगा, निमी पैटर्न की बुक से ही माना जाएगा, उससे अलग नहीं माना जाएगा। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो एक तो साथियों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। जो चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि फिटर की दो क्लासेज पहले भी बना रखी हैं अपन ने चैनल पे, उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ भी डाले हुए हैं चैनल के ऊपर, वो भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं। पहले वो क्लासेज लें, उसके बाद वो एमसीक्यूज़ हैं वो अटैम्प्ट करें आप वहाँ जा कर के। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाएँ, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करके जाएँ, ऐसे नहीं जाए भाई। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो आपके सामने सबसे पहले है कलर। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं, फिजिकल का मतलब टच करना, आपके जो सामने है जो दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें फिजिकल है, ठीक है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ क्या है, रंग है, कलर है। प्रत्येक धातु का अपना एक कलर होता है, जैसे कि तांबे का है वो गहरा लाल रंग होता है, एल्यूमिनियम वो चांदी जैसा कलर होता है थोड़ा वाइटिश टाइप का, इस्पात है वो नीला या काले रंग का होता है। तो ये सभी लिखा हुआ है। तो ये किस में आता है, आपका धातु के भौतिक गुणों के अंदर आता है। दूसरा चीज़ है वेट। तो सभी धातुओं का अपना अपना एक स्पेसिफिक वेट होता है। जैसे एल्यूमिनियम है वो हल्की धातु है और आपका लेड है, शीशा जिसको कहते हैं, वो भारी धातु है। सबके अपने अपने स्पेसिफिक वेट हैं, वो सबके अलग अलग है। यानी कि प्रत्येक, अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब की बात करूँ तो उसके अंदर सबका वेट है वो अपना अपना अलग है। उसी साइज़ का आप एल्यूमिनियम लीजिए और उसी साइज़ का आप लेड लीजिए, दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है वेट का। तो प्रत्येक धातु का अपना अपना वेट है। तीसरी चीज़ है स्ट्रक्चर। तो प्रत्येक धातु की जो स्ट्रक्चर होता है आंतरिक, यानी कि उसके अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है, सभी धातुओं का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये ब्रॉन्ज वगैरह है, ढलवा लोहा है, इनका दानेदार स्ट्रक्चर होता है। ये आपको इसके अंदर डायग्राम में दिखाया भी गए हैं कुछ स्ट्रक्चर, ये देखिए। रोट आयरन और कास्ट आयरन के दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क है आपको, ठीक है। अगली बात करें यहाँ पे कंडक्टिविटी, सुचालकता। कंडक्टिविटी सभी समझते हैं, सुचालकता का मतलब है कि उसके अंदर से विद्युत या हीट है वो प्रवाह कर सकती है। ये भी धातुओं का एक भौतिक गुण है कि उनके अंदर से हीट तथा जो बिजली है वो प्रवाह करती है, जिसमें आपकी तांबा है, एल्यूमिनियम है, इनको सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है विद्युतीय उपकरणों के लिए, ठीक है। बाकी प्रवाह करने के लिए तो आपकी जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको हम तार बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम तांबा और एल्यूमिनियम ही उपयोग में लेकर के आते हैं। अगला चीज़ है चुंबकीय गुण। देखिए काफ़ी धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है, लेकिन कुछ में नहीं भी पाया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम में नहीं पाया जाता है। तो चुंबकीय गुण भी एक धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी है। और लास्ट में है फ्यूजिबिलिटी, यानी कि गलनीयता। फ्यूजिबिलिटी का मतलब वो है कि जिस तापमान के ऊपर धातु पिघलने स्टार्ट हो जाए उसी को फ्यूजिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टिन का दिया हुआ है बहुत कम है 232 डिग्री और टंगस्टन का 3370 डिग्री। अब टंगस्टन की मैं बात करूं साथियों, काफ़ी जगह पे 3500 डिग्री लिखा आता है, काफ़ी जगह पे 3450 आता है, काफ़ी जगह पे 3400 लिखा आता है। लेकिन अपने यहाँ पे देखिए जो ये निमी की पीडीएफ है इसमें 3370 लिखा हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना है और ऑप्शन में 3370 होता है तो आपको यही करना है। मान लो कि 3370 भी है और 3500 भी है, 3450 भी है, तो आपको जो आंसर है वो 3370 करना है, क्योंकि निमी की पीडीएफ के अंदर 3370 इन्होंने छाप दिया है। तो आंसर सही 3370 ही माना जाएगा। बाकी काफ़ी बुक्स में 3400 3500 भी दिया गया है, तो आप उसको न मानते हुए ये 3370 है वो टंगस्टन का गलनांक ज़रूर नोट करके रखें।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले आपको दिया गया है डक्टिलिटी, जिसको तन्यता कहते हैं। तो डक्टिलिटी का मतलब ये है कि किसी धातु को हम तार के रूप में खींचें, उसकी एबिलिटी रहे कि वो ब्रेक ना हो, टूटे ना। जैसे ये इतना मोटा पेन है, इसको मैं खींच करके और लंबा पतला तार बना दूं इसका, और ये टूट ना पाए, तो ये उस धातु की एक अच्छी तन्यता का गुण रहेगा। जिस धातु में तन्यता का गुण रहेगा उनके तार हम आसानी से बना सकते हैं, जिसमें तन्यता का गुण नहीं रहेगा उसके तार हम आसानी से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह हैं, इनमें तन्यता का गुण बहुत अच्छा होता है, तो इनके जो तार हैं वो बना सकते हैं। अगली चीज़ है आघात वर्धनीयता, जिसको कहते हैं मैलिएबिलिटी इंग्लिश में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी धातु के ऊपर फोर्स लगाया जाए। किसी धातु को, जैसे दो रोलर घूम रहे हैं, उन रोलर के बीच से मैंने कोई एक स्क्वायर धातु है, लंबी है, रेक्टेंगल शेप में है, उसको मैंने डाल दिया और उसकी पतली सीट बन करके आ गई। यानी कि वो उसके ऊपर फोर्स लगाने पे, रोलिंग करने पे या हैमरिंग करने पे वो बराबर साइज में फैल गई बिना टूटे फूटे। उसमें ना तो कोई टूट फूट आई और उसकी चद्दर भी बन करके बाहर आ गई। तो ये जो गुण है धातु का वो मेलिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है, रोलिंग और हैमरिंग आदि से बिना रैप्चर के, बिना किसी टूट फूट के जब धातु की सीट बन के आ जाती है रोलिंग या हैमरिंग करने पे, वो उस धातु का मेलिएबल गुण है, मेलिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें हार्डनेस की। आपके सामने दिया गया है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब ये है कि धातु के अंदर जब हार्डनेस का गुण रहेगा तो उसके ऊपर हम खरोंच लगाएंगे या घिसेंगे उस धातु को तो वो घिसी नहीं जाएगी। ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन धातु जितनी जितनी ज़्यादा हार्ड होती जाएगी उसके अंदर उतना ही भंगुरता का गुण है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि वो चोट मारने पे जल्दी टूट जाएगी, वो झटके सहन नहीं कर सकती। हाँ, वो हार्ड रहेगी, वो जल्दी से घिसेगी नहीं। इस हमारी जो जितने भी मशीनों के बॉडी पार्ट्स वगैरह बनाते हैं वो सभी हार्ड रहते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन का बनाते हैं, और कास्ट आयरन है वो बहुत ही हार्ड रहती है, जिसमें आपका कार्बन है वो 2 से 4% तक रहता है कास्ट आयरन के अंदर, तो वो बहुत हार्ड रहती है। तो हार्डनेस का गुण जब रहेगा तो हमारी धातु है वो घिसेगी नहीं जल्दी से, उसके ऊपर मशीनिंग क्रिया नहीं कर पाएगी और उसके ऊपर कोई भी खरोंच नहीं लगेगी। धातु के खरोंच, टूट फूट, अपघर्षक तथा वेदन के प्रतिरोधकता के गुण को कठोरता कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज़ है भंगुरता, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस धातु का वह गुण है कि ये हल्के से झटके या चोट लगने से ही टूट जाती है जल्दी से। यानी कि जिस धातु में हार्डनेस ज़्यादा होगी उसी में ब्रिटलनेस भी, आपको जितनी जितने कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी धातु हार्ड होती जाएगी और उतना ही उसके अंदर ब्रिटलनेस, भंगुरता का गुण है वो आता जाएगा। और भंगुरता के गुण में धातु चोट मारने पर बिखर जाती है अलग अलग। लेकिन जैसे आपकी MS है, माइल्ड स्टील है, उसके अंदर क्या है कि कार्बन की मात्रा कम होती है, वो हार्ड नहीं होती है, तो उसके ऊपर जब हम चोट मारते हैं तो वो नहीं टूटती है। दूसरी चीज़ आपकी रेती है, रेती में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, हाई कार्बन स्टील से बनी हुई है, और उस वो हार्ड भी ज़्यादा है क्योंकि वो दूसरी धातुओं को घिस देती है ना, खुद नहीं घिसती है, ये उसका उदाहरण है, खुद नहीं घिसती है। लेकिन जब रेती को हम ऐसे खुद को नीचे मार दें या उसके ऊपर हथौड़ी से हल्का सा वार भी कर दें तो रेती टूट जाएगी। वही गुण क्या है? भंगुरता का गुण है यहाँ पे। ठीक है, ब्रिटलनेस कहते हैं उस चीज़ को। तो ये सारे के सारे गुण आपको ध्यान में रखने हैं, किसी की भी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला है यहाँ पे टफनेस आपके सामने। तो देखिए, हार्डनेस और टफनेस सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में दिन रात का अंतर है। ठीक है, बहुत फर्क है टफनेस में और हार्डनेस में। मैंने क्या कहा था कि जब हार्ड कोई चीज़ रहेगी, कोई धातु रहेगी, वो क्या घिसी नहीं जाएगी, खरोंच नहीं लगेगी उसके ऊपर। लेकिन जो टफनेस है ना, जो हार्ड रहेगी वो झटके भी सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन धातु के अंदर जब टफनेस रहेगी तो वो झटके सहन करने के, जैसे हम ये हैवी व्हीकल अपने चलते हैं, ट्रक वगैरह हैं, उनके नीचे आपने देखा होगा कि फ्लैट्स लगी रहती हैं इस तरह से काफ़ी सारी हैवी वेट के लिए। तो जब ट्रक वगैरह चलते हैं हैवी लोड के साथ में तो काफ़ी वजन के साथ ब्रेकर वगैरह भी आते हैं, झटके भी लगते हैं, गड्ढे भी होते हैं, तो जल्दी से वो नहीं टूटते हैं। अगर वहाँ पे उनकी हार्डनेस ज़्यादा होगी तो वो पहले झटके में, यानी एक ब्रेकर आते ही खटाक से टूट जाएंगे सारे के सारे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर
जो टफनेस है इसका गुण बहुत ज़्यादा होता है। तो टफनेस होने की वजह से धातु थोड़ी सॉफ्ट तो रहेगी, वो घिस जल्दी जाएगी, लेकिन झटके सहन करते समय टूटेगी नहीं। आसानी से इसकी मशीनिंग कर सकते हैं, घिसाई कटाई वगैरह इसकी सब कुछ कर सकते हैं जब धातु के अंदर टफनेस होगी। और अगर हार्डनेस होगी तो धातु की घिसाई कटाई वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, वो झटके सहन नहीं कर सकती है। हाँ, वो जल्दी से घिसेगी नहीं, ये दोनों में फ़र्क है। टफनेस में जल्दी घिस जाएगी लेकिन झटके सहन कर लेगी, टूटेगी नहीं। और हार्डनेस में झटके लगते ही धातु टूट जाएगी लेकिन जल्दी से घिसेगी नहीं। ये दोनों में अंतर है, टफनेस में यानी कि चिमड़ापन और हार्डनेस में। ठीक है, अगला है हमारा टेंसिटी यानी कि दृढ़ता। वो भी वही चीज़ है कि जब बाहर से किसी धातु के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, कभी चोट लगती है तो जल्दी से वो टूटती नहीं है, या दबाव पड़ता है किसी चीज़ से तो ये उसकी स्ट्रेंथ होती है धातु के अंदर से, जिसको टेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा इलास्टिसिटी, ये आपके सामने प्रत्यास्था जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका डायग्राम भी आपके सामने दिया गया है यहाँ पे। यानी कि इलास्टिसिटी किसी धातु का वो गुण है कि हम धातु के ऊपर कोई फोर्स लगाएं और वो पहले वाली अपनी जगह को छोड़ करके एक्सपेंड हो जाए, और जब उस फोर्स को हम रिमूव कर दें, यहाँ से हटा दें, तो वापस वो अपने पहले वाली जो अवस्था थी उसी में लौट करके आ जाए। ठीक है, तो वो गुण क्या कहलाएगा, धातु का इलास्टिसिटी कहलाएगा। जैसे कि एक स्प्रिंग का दे रखा है यहाँ पे कि ये एक स्प्रिंग था, यहाँ पे इसको यहाँ पे फोर्स लगा करके इसको यहाँ से ऐसे खींचा आगे तक, तो ये देखिए आपके सामने यहाँ से जो स्प्रिंग है वो लंबा होके यहाँ तक आ गया। ठीक है, और जब वापस इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे तो जब ये वापस यहाँ आएगा तो स्प्रिंग भी वहीं की वहीं आ जाएगा और इसमें कोई भी टूट फूट है वो नहीं आई स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, यानी कि जब उसको हम खींचे तो वो अपनी अवस्था बदल ले और वापस छोड़े तो उसी अवस्था में चला जाए बिना किसी टूट फूट के। ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, इसको हम बहुत ज़्यादा दूर तक खींचेंगे तो ये टूट भी सकता है। तो ये इलास्टिक गुण है किसी भी धातु का जो स्प्रिंग में पाया जाता है बहुत अच्छे से। एक इसमें दिया नहीं है प्लास्टिसिटी का गुण, उसमें क्या होता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। उसका क्या मतलब है, अभी अपन ने यहाँ पे फोर्स लगाया, ये यहाँ तक आ गया और छोड़ते ही वापस चला गया। लेकिन अगर इसमें प्लास्टिसिटी का गुण होता, जैसे कि आपकी माइल्ड स्टील वगैरह में होता है, एमएस में होता है, उसको हम चोट मारें या कई फोर्स से खींचेंगे तो वो कुछ एक्सपेंड होकर के उसका साइज में बदलाव आ जाएगा। लेकिन जब उसके ऊपर से हम फोर्स हटा लेंगे तो वापस वो अपने उस स्टेज में नहीं जाएगी, मतलब उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि ये कोई एक रोड है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F, ठीक है, इसको खींचा यहाँ से, तो क्या हुआ कि ये अपने साइज में कुछ बदलाव करते हुए यहाँ तक आ जाएगी। मोटाई थोड़ी कम हो गई और इसकी लंबाई है वो बढ़ गई, लेकिन जब इस पर से फोर्स हटेगा तो वापस ये उसी साइज में नहीं जाएगी। इसको क्या कहेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। प्लास्टिसिटी का गुण है ये। ठीक है, प्लास्टिसिटी में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। लास्ट में ये दिया गया है आपके सामने विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यह धातु के वजन और पानी के बराबर मात्रा के वजन के बीच का अनुपात है। ठीक है, धातु का जो वेट है और उसी के बराबर की मात्रा का जो पानी है, उन दोनों के बीच का अनुपात है, उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कहते हैं। तो ये आपके सामने धातुओं के भौतिक गुण और यांत्रिक गुण दोनों थे। कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रत्येक डेफिनेशन आपको नोट करके रखनी होगी, इनके कुछ एग्जाम्पल आपको नोट करके रखने होंगे, क्योंकि इनमें से डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जो धातुओं के गुण धर्म है, इनमें से जो यांत्रिक गुण धर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको जरूर 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि डक्टिलिटी पे आ गया या मेलिएबिलिटी पे आ गया, इस तरीके से, या इलास्टिसिटी पे आ गया, प्लास्टिसिटी पे आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पावर हेक्सा का। आपके सिलेबस में दिया गया पावर हेक्सा का। हालांकि पिछले जो पेपर हुआ था उसमें कोई खास इसमें यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन फिर से आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो मोटा मोटी हम इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, 4-5 मशीनें हैं पावर हेक्सा, उनके बारे में जहाँ से क्वेश्चन निकल करके आएंगे हम सिर्फ वो बातें यहाँ पे पढ़ेंगे प्रत्येक मशीन के बारे में। तो ध्यान दें एक बार सभी, और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। ये देखिए
आपके सामने सबसे पहले पावर एक्सा दी गई है, ये मशीन है पावर एक्सा, जिसमें यहाँ पे ये ब्लेड लगी हुई है, यहाँ अंदर की साइड में मोटर लगी रहती है। ये देखिए मोटर से कनेक्टेड इसकी पुली है, जिसको कैम के रूप में यहाँ पे इससे साफ्ट जोड़ी गई है। ये हेक्सा है आपका, इसमें ये ब्लेड लगी हुई है आपके सामने ही। ये क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाते समय धातु काटता है और वापस जाते समय थोड़ा सा ऊपर उठ के पीछे चला जाता है वापस। तो ये क्या है, रोटरी मोशन को इन्होंने रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, लीनियर मोशन में बदल रखा है। रेसिप्रोकेट करना ना भाई, यहाँ से तो मोटर घूम रही है, रोटरी मोशन है ये, और यहाँ पे कैम मैकेनिज्म लगा रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं हम उसकी बात करते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि पावर एक्सा के अंदर कौन सा मैकेनिज्म काम करता है। तो मैं बता दूं आपको, कैम मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लेना। पावर एक्सा के अंदर कौन सा मैकेनिज्म है, आपके सामने देखो यहाँ पे कैम लगाया गया है। ये जैसे जैसे घूमेगा तो ये इसके आगे पीछे इसकी सहायता से मूव करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, यहाँ पे लीनियर मोशन देगा। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि पावर एक्सा में कौन से स्ट्रोक में कटाई होती है। पिछली बार आया था हेक्सा के बारे में कि हेक्सा कौन से स्ट्रोक में कटाई करता है। जो लास्ट ईयर भर्ती हुई थी 2018 वाली, 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हेक्सा ब्लेड है, जो हेक्सा फ्रेम है, वो कटिंग करते समय फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है या रिवर्स में काटता है या दोनों में काटता है या किसी में नहीं काटता। ये 4 ऑप्शन आए थे। तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये धातु को काटता है, रिवर्स स्ट्रोक में जो ब्लेड है वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है और पीछे चले जाती है, खाली जाता है। ठीक है, ये इसमें ब्लेड है वो थोड़ी मोटी लगाई जाती है एक्सा से और थोड़ी बड़ी होती है, ब्लेड का साइज है। तो क्योंकि ये पावर से चलने वाली मशीन है, मोटी धातुएं काटने के लिए काम में इसको लिया जाता है। तो ये पावर एक्सा के बारे में हो गया। अगली पावर एक्सा मशीन कौन सी है उसके बारे में दिखाता हूँ आपको। डायग्राम के माध्यम से सारी की सारी मशीनें पढ़ेंगे यहाँ पे। ये देखिए सबसे पहले तो उसी पावर एक्सा का आपके सामने डायग्राम दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके सामने दिया गया है ये हॉरिजॉन्टल बैंड सा। अब इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मशीन के अंदर देखिए आप, इसमें जो कटिंग ब्लेड है ना वो हॉरिजॉन्टली घूमती है ऐसे, ये ऐसे आकर के आपकी ब्लेड है ऐसे घूमती है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन सकता है कि एक तो कौन सी मशीन में ब्लेड है वो हॉरिजॉन्टल घूमती है, तो ये हॉरिजॉन्टल बैंड सा हो जाएगी। अब ये तो इसका नाम एक जैसा हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसा है कि कौन सी मशीन में एंडलेस आरी होती है। एंडलेस का मतलब है जिसमें कोई जोड़ नहीं है। अब देखिए इसमें जो आरी है ना वो इस तरीके से गोल है, यहाँ पे स्टेप पुली लगी है, ये मोटर लगी हुई है, ये मोटर के साथ में स्टेप पुली कनेक्टेड है, और जो आरी है ना वो इस पुली में से घूम करके इस तरह से इस फ्रेम के अंदर अंदर घूम रही है। यहाँ हम जो बांध सकते हैं जिससे कटिंग की जाती है, तो आरी इस तरीके से घूम रही है आपकी। ठीक है, तो एंडलेस आरी कौन सी मशीन में लगी रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जो बैंड सा है उसमें एंडलेस यानी कि जिसमें कोई भी जोड़ नहीं है, ऐसी आरी कौन सी मशीन में लगी हुई है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल बैंड सा मशीन है उसमें लगी हुई है। ये नोट कर लेना आप। मैं पहले भी कहा था कि मेरी क्लास में जब भी आप रहो तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, मैं ऐसे आपको लिखवा नहीं रहा कुछ भी, सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप हल्के में ना लें, प्रत्येक चीज़ को नोट करें। ये क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा जिस दिन आपका पेपर होगा, डायरेक्ट इनसे रिलेटेड, इनसे कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन आपको अपने जो पेपर है उसके अंदर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर आप नोट करके रखोगे तो इनका रिवीजन है वो आसानी से कर पाओगे। सिर्फ बैठ करके क्लास को देख लेना या फॉरवर्ड जल्दी जल्दी निकाल के क्लास को देख लेना, उसको मैं पढ़ाई नहीं कहूँगा। इससे अच्छा आप क्लास ना लें तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप क्लास लें तो पूरा डेडिकेटेड तरीके से लें, एक कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठें। बहुत ज़्यादा क्लासेस मैं वैसे ही नहीं ले पाता हूँ क्योंकि समय नहीं है भाई, समय का कमी है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब भी समय मिलता है एक आध क्लास हम लेकर के आते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर कर पाएँ या इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर कवर कर पाएँ जिनमें से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आते हैं। ठीक है, जो मैंने पहली क्लास ले रखी है आप देखना कि उसी के अंदर से पहले वाले पेपर में एज इट इज़ 12 से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ मैंने बता दिया कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल बैंड सा है इसमें जो ब्लेड लगी हुई है ना,
पहले तो इसमें जो ब्लेड है वो हॉरिजॉन्टल घूमती है, ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो ब्लेड है वो एंडलेस है, जिसमें कोई भी जोड़ नहीं है आपस में, ठीक है, मोटर को पुली के साथ। दूसरी यहाँ इधर ही पढ़ लेते हैं, ये आपकी वक्राकार है, ठीक है, करो शेप में जो सा मशीन है वो दी गई है, जिसमें ये आपकी कटिंग ब्लेड है, सर्कुलर जो ब्लेड है वो लगाई गई है इस मशीन के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जब बड़े आकार के अपने को जॉब काटने हो ना, इससे रिलेटेड क्या रहेगा, इस प्रकार की मशीन में बड़े अनुप्रस्थ काट की धातु को काटने के लिए किया जाता है। एक लाइन ये है कि इसमें सतत यानी कि कंटिन्यूस कर्तन क्रिया मिलती है तथा उत्पादन कार्यों में मितव्ययी होती है जब मोटे काट की धातु का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इसमें देखो, इसकी कोई और अलग से डिटेल आपको नहीं दी गई है, लेकिन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जहाँ मोटे काट की धातु काटने के लिए कौन सी सा का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा वर्ताकार सा, इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर सा, ठीक है, वर्ताकार आ रही, इंग्लिश में कहेंगे सर्कुलर सा। जहाँ पे मोटे आकार की जो मोटे काट की जो धातु हैं उनको काटने का इस्तेमाल हम करते हैं, वो कौन सी सा हो जाएगी, आपकी सर्कुलर सा हो जाएगी। अगली जो है आपकी वो है कंटूर सा, ये देखिए कंटूर सा है, इसमें एक धातु बैंड आरी का प्रयोग होता है, यह भी कंटिन्यूस करता है विभिन्न रूपरेखाओं प्रोफाइल बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपका फिर से एक क्वेश्चन बन रहा है कि विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल बनाने के लिए, प्रोफाइल कटिंग करने के लिए आपने देखा होगा कि डिजाइन बना देते हैं पतली पतली धातुओं के अंदर, कैसी भी कोई फूल बना दिया, कोई जानवर बना दिया कटिंग करके, या लकड़ियों के ऊपर भी कटिंग करते हैं, कारपेंटर बहुत सारे डिजाइन बना देते हैं। तो उस टाइप की कटिंग करने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए कौन सी सा का उपयोग होगा, कंटूर सा का। और उस मशीन का डायग्राम आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये है देखिए, इसमें इस तरीके से लंबी जो आ रही है वो चल रही है, ये इसका बेड है। तो इस बेड के ऊपर जॉब को रख करके उस जॉब में देखो इसको वही चला सकता है जो कि काफ़ी एफिशिएंट स्किल्ड वर्कर होगा, वही इसको चला पाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोफाइल बनाई जाएगी। तो उसके खुद के हाथों का जादू ही यहाँ पे प्रोफाइल तैयार कर सकता है। ये सिर्फ कटिंग करेगी, इसमें लंबी ब्लेड इस तरह से लगी हुई है, वो यहाँ से घूम रही है, उस ब्लेड के कटिंग करते समय जो जॉब है वो इस टेबल पे रखेंगे और उसमें प्रोफाइल की डिज़ाइन है वो हम कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल बना करके दिखा भी रखी है कि इस तरह से घुमा घुमा के कटिंग है जॉब को वो हम कर सकते हैं। यानी कि प्रोफाइल, किसी धातु के अंदर जब प्रोफाइल कटिंग करनी हो तो कौन सी सा का उपयोग करेंगे, हम कंटूर सा का उपयोग है वो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी पावर साथी इनसे रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जितने भी अपने सूक्ष्म मापी यंत्र हैं, यहाँ पे माइक्रोमीटर से शुरुआत करेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो चीज़ें हुई हैं उनमें ऊपर जो एक दो चीज़ें हैं वो छूट गई थी, जैसे कि एंगल प्लेट हो गई और सरफेस प्लेट हो गई। तो मेरे ख्याल से उनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं। सरफेस प्लेट है वो ग्रेनाइट और कास्ट आयरन से बनाई जाती है। डेटम सरफेस प्रदान करने के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग हम करते हैं, ये बातें सभी को पता है। 3 ग्रेड में इसमें दिया गया है, 3 ग्रेड के अंदर आपकी सरफेस प्लेट है वो पाई जाती है। आगे थी एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट है वो किसी भी जॉब को, किसी वर्क पीस को सहारा देने के लिए, पकड़ने के लिए, मतलब नट बोल्ट की सहायता से और एंगल प्लेट की सहायता से दोनों चीज़ों को मिला करके हम किसी भी वर्क पीस को पकड़ सकते हैं। या जब हम वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते हैं उस समय हम अपने जो वर्क पीस है उसको एंगल प्लेट की सहायता से उसको सहारा दे देते हैं, और जो अपना हाइट गेज है उसके जो आगे ऑफसेट स्क्राइबर लगा हुआ है उससे हम मार्किंग है वो कर सकते हैं जॉब के ऊपर। यानी कि जॉब को सहारा देने के लिए अगर अलग अलग मशीनों के टेबल के ऊपर क्लैंपिंग की सहायता से जॉब को पकड़ने के लिए अपनी जो एंगल प्लेट है उसका उपयोग किया जाता है। ये एक दो चीज़ें रह गई थी ऊपर, वो बता देता हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई छूट गया हो कोई मैटर, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।